हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। और एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बनाएंगे जो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वार्षिक परीक्षाओं में आता ही आता है। क्लास 11th में जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसमें आता ही आता है, मतलब 100% आने वालों में से है। थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा गतिकी में इसका नाम है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये, कार्नो इंजन। इससे पहले इंजन के बारे में, इससे पिछली क्लास में जाएंगे तो इंजन के बारे में और प्रशीतक के बारे में अच्छे से मैंने वो चीज़ें समझाई थी कि भाई इंजनों में क्या होता है, ठीक, इंजन कैसे काम करते हैं। तो इंजन में क्या है कि कार्नो इंजन एक इंजन ऐसा है जो उष्मागतिक प्रक्रमों को मिलाकर बना दिया गया। यानी उसमें ये मान लिया गया कि इसमें जो ईंधन है वह आदर्श गैस ईंधन है। यानी जो चलेगा, इंजन में जो आग जलेगी उससे ऊष्मा पैदा होगी, उससे फिर दाब बढ़ेगा, वह दाब फिर पिस्टन पे आएगा, फिर पिस्टन, जैसे कि हमने पिछली क्लास में सारी बातें आपको समझाई थी मैंने कि प्रोसेस जो है, प्रक्रम जो है वो है। तो अगर हम देखेंगे कि इंजन, कार्नो इंजन जो बनाया गया है, तो इसमें 4 प्रक्रम लिए गए। 4 प्रक्रमों में 2 समतापीय और 2 रुद्धोष्म प्रक्रम दिए गए। रुद्धोष्म प्रक्रम जो कि सीधे तापमान पर निर्भर कर जाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम जो है सीधे तापमान पर ही निर्भर कर जाता है। तो तापमान, चूंकि ये एक चक्रीय प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम यानी जहाँ से चलती है पिस्टन, अपना काम करके वो वहीं पे आ जाती है, एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, मान लीजिए उच्च ताप से निम्न ताप पे गया, ज़्यादा तापमान से कम तापमान पे गया, तो वापस फिर से उसी तापमान पे आ गया। तो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है कि आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन पर है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। तो रुद्धोष्म प्रक्रम जो हुए हैं उनकी वजह से उसमें कोई हीट में लेन देन, कार्य आर्य कुछ नहीं होता। 2 समतापीय प्रक्रम है, जो एक उच्च ताप पर है, एक निम्न ताप पर है, वो भी हम लिख के देखेंगे, बनाएंगे। उनकी वजह से कार्य होता है। अब हमने कहा था इंजन की दक्षता भी होती है एक चीज़। अधिक तापमान पर जो हम हीट देते हैं, जो हमारा खर्चा होता है, जो हमारा ईंधन जलता है, पेट्रोल है, डीजल है, जो भी है, कह रहा उसमें से कितनी ऊष्मा हमारे काम आती है, यानी कार्य में बदल जाती है, और कितनी बेकार हो जाती है, साइलेंसर में से बाहर निकल जाती है। तो ये हम फिर भाग कर लेते हैं, जो कार्य हमें प्राप्त होता है ना, उसको दी गई ऊष्मा से भाग कर देते हैं। पिछले वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से पढ़ाया था आपको। तो हम निकाल लेते हैं दक्षता। इसी दक्षता को अगर हम अंग्रेजी में बोलते हैं एफिशिएंसी, अगर इसी दक्षता को हम 100 से गुणा कर देते हैं तो ये भी प्रतिशत दक्षता हो जाती है। इसको प्रतिशत में भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मोटी मोटी सी कुछ जानकारियां हैं जो इंजन के बारे में मैंने फिर से आपको बताई, हालांकि पिछले लेक्चर में ये सारी बातें हम अच्छे से निकाल चुके हैं। जो लोग टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे आएंगे नए, वो कह रहे हैं सर ये तो कार्नो इंजन ही पढ़ लेंगे हम, ठीक, कुछ नहीं पल्ले पड़ता, 20% भी पल्ले नहीं पड़ता, सब ऊपर से निकलता है। क्योंकि कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2 मिनट मैं लूँगा आपकी, क्योंकि हो सकता है कि कई बार क्या करते हैं बच्चे कि कुछ वीडियो यूट्यूब पे भी देख लेते हैं, और वो यूट्यूब पे देखते हैं तो वो सोचते हैं ये तो हो गया टॉपिक। कुछ नहीं होता ऐसे, कुछ नहीं हो। थोड़ी देर के लिए ठीक लगेगा, थोड़ी देर के लिए वो हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो चला भी जाएगा, गुड बाय बाय हो जाएगा, वो याद बात कुछ नहीं रहता, ना उस पर कोई सवाल बनता है। क्योंकि 20% से भला नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी चीज़ को पूरी तरह करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ कि कम से कम उसकी पूरी स्टोरी आपने 80% सुनी हो। 80% सुनने का मतलब ये होता है कि आपने चैप्टर को पूरा पढ़ा हो। अब सिर्फ कार्नो इंजन को आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, पेपर में लिख देंगे, कुछ गलती हो जाएंगी, कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे, कुछ नंबर आपके कट भी जाएंगे। बट वट इज़ कार्नो इंजन की कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी डेरिवेशन है, सब्जेक्ट हमेशा लिंक करता है। आप हमेशा सोचिए कि यार पहला चैप्टर पहला ही चैप्टर क्यों है, पहला चैप्टर पांचवा चैप्टर क्यों नहीं है, दूसरा चैप्टर दूसरे नंबर पे क्यों है, ये क्रम क्यों है, क्रमानुसार क्यों है, सीरियल वाइज क्यों है, दूसरा चैप्टर 11वें नंबर पे क्यों नहीं है। तो सब समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। जो हमने 9वीं में पढ़ाया या 9वीं में हमने पढ़ा है ना,
वो हम 11वीं में पढ़ा देते हैं, जो हम 11वीं में पढ़ा रहे हैं वो 9वीं में पढ़ा देते हैं। ये भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था है, एक क्रम है, एक चेन है, एक सीढ़ी दर सीढ़ी हमें ऊपर जाना होता है। लिंक छूट जाते हैं, कंसेप्ट छूट जाते हैं। अब इसमें इंजन के बारे में पिछली क्लास में मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। अब मान लीजिए वहाँ इंजन का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, दक्षता का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, तो यहाँ लिखेगा तो सब कुछ ठीक ठीक अच्छा अच्छा लगेगा आपको, लेकिन थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। कितने भी अच्छे से पढ़ लो आप एक सिंगल टॉपिक को, चाहे 10 बार पढ़ लो, चाहे 20 बार पढ़ लो, जाकि उसके लिंक नहीं है, उसका संबंध जुड़ा हुआ नहीं दूसरों से, तो वो टिकेगा कैसे? हर चीज किसी ना किसी के सहारे पर टिकती है। जमीन के सहारे हम खड़े हैं, पैरों के शरीर के सहारे हम खड़े हैं। अगर हमारी टांगें कमज़ोर हो जाएंगी तो भी हम गिर जाएंगे, और हमारे नीचे से ज़मीन हट जाएगी तो भी हम गिर जाएंगे। दैट इज, आप समझ रहे होंगे कि संबंध यानी कनेक्शन मजबूत होने चाहिए, एक जाल होना चाहिए जिस पर टिका रहे सब कुछ। चलिए अब शुरू करते हैं कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन में मैंने कहा कि 4 प्रक्रम हैं पिस्टन के अंदर। ये चारों प्रक्रम जो है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको 4 तरीकों से बना के दिखाऊंगा। 4 डायग्राम बनाऊंगा मैं सिलेंडर में जिसमें गैस चलती है, उन चारों में एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये 4 मैंने बना दिए, देखिए बिल्कुल ऐसे, ठीक। और यहाँ पर मैं बंद कर दूंगा इसको ऊपर से, ऐसे ऊपर से बंद कर रहा हूँ। देखो समय दर समय, समय के साथ, है ना, मैं एक एक करके दिखाऊंगा। ये सबसे पहली स्थिति है, ये पिस्टन यहाँ पर है, ये दूसरी स्थिति है, और ये अंतिम यानी सबसे नीचे की स्थिति है। उसके बाद यही स्थिति वापस आ गई है लगभग, और फिर यही स्थिति वापस आ गई है, ठीक। यानी गैस जो है वह यहाँ पर है, इसमें गैस जल रही है या जल चुकी है, जो भी कहें, वह यहाँ पर है। इसमें पूरे में गैस जो है यहाँ पर भरी हुई है, ठीक। ईंधन जो है वो जल गया, मैं गैस इसको गैस कहेंगे, यहाँ पर भी है, ठीक, इस तरीके से। और ये पिस्टन जो है यहाँ से ये पहिए पर जुड़ी हुई है, ये पिस्टन जो है ऐसे पहिए पर जुड़ी हुई है, व्हील पर जुड़ी हुई है। जो व्हील आपके गियर बॉक्स को जाता है, यानी जहाँ से आप यांत्रिक कार्य घूर्णन गतिज ऊर्जा के रूप में लेते हैं, पहिया घुमाया जाता है, ठीक, ये है। तो यहाँ पर ईंधन जलेगा, एकदम से तापमान उच्च होगा, तो ये जो प्रोसेस है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये T उच्च तापमान पर होगा, ये जो प्रोसेस है। यानी गैस बंद हुई, पेट्रोल आया हवा के साथ या डीजल आया, उसमें आग लगी, ये हो गया। उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये, ठीक, ये T उच्च से T निम्न तक होगा, T उच्च से T निम्न तक होगा, ठीक। यानी हायर टू जो है लोअर, निम्न तक होगा। निम्न से फिर ये प्रक्रम जो है ये वाला, ये भी निम्न टू निम्न होगा, यानी ये पूरा का पूरा प्रक्रम निम्न पर होगा। इसमें तापमान नहीं बदलेगा, ये निम्न तापमान पर होगा। यानी जैसे ये प्रक्रम सारा उच्च तापमान पर हुआ, यानी इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ से यहाँ तक तापमान उच्च बना रहा, तापमान नहीं बदला। यहाँ दूसरे वाले में तापमान बदलेगा, तीसरे वाले में निम्न तापमान पर ही होगा, तापमान नहीं बदलेगा, बस आयतन कम हो जाएगा, गैस को पिस्टन द्वारा दबाया जाएगा। उसके बाद फिर यही स्थिति पैदा होगी, फिर से सिलेंडर में ईंधन डाल दिया जाएगा, फिर आग लगा दी जाएगी, फिर चलेगा, बार बार ये सब चलता रहता है। इट इज़ 1 राउंड। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसमें यहाँ तक आने के लिए 4 प्रोसेस हैं, 1 2 3, और एक यहाँ से वापस यहाँ पर आना। अब यहाँ पर आने को फिर बना देता हूँ, एक बार इसी में बना देता हूँ। देखिए ये फिर से पिस्टन यहाँ पर आ गई, ये फिर से जो है इसमें गैस आ गई बिल्कुल, और यहाँ ये तापमान जो है हमने कहा यहाँ से T निम्न से T उच्च पर होगा। अगर देखें ऐसा अगर इसको समझ लें तो ज़्यादा बेटर होता है ये, ठीक। तो उच्च तापमान पर, यानी एक ही तापमान पर होने वाली पहली प्रोसेस जिसमें आग लगेगी, ठीक, दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा,
तो वह उच्च तापमान पर होती है। अब हम इसे PVR1 पर दिखा देते हैं। उच्च तापमान पर होने वाला जो प्रक्रम है उसका नाम क्या है, या एक अचर तापमान पर होने वाला जो प्रक्रम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है समतापीय। तो ये कैसा प्रक्रम है? यहाँ पे ये है समतापीय। ठीक, पहला। उसके बाद ये उच्च से निम्न पे जाने वाला, ये कैसा प्रक्रम है? रुद्धोष्म। ठीक, यानी कार्नोट कह रही है कि आदर्श गैसों में जो प्रक्रम परिभाषित हुए हैं उन्हीं के पदों में हम इस इंजन को निकालेंगे। ठीक, इसके बाद ये कैसा प्रक्रम है? ये भी देखिए कम से कम तापमान पे हुआ है, ये भी समतापीय है, समतापीय प्रक्रम है ये देखिए। ठीक, और ये फिर वापस चली गई, कम से ज़्यादा पे गई, तो ये भी रुद्धोष्म प्रक्रम है। ये देखो, ठीक, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। तो यहाँ इस चित्र को देख के तो यहाँ आसानी से बन जाएगा। अब मान लीजिए कोई समतापीय प्रक्रम बनाते हैं तो ये ऐसे बना देते हैं। समतापीय प्रक्रम में P और V, ये T देखो, T लिखा है, PV डायग्राम है ऐसे। ठीक, दूसरा भी कोई बना सकते हैं तो उसे भी ऐसे बना सकते हैं। और ये उसके बाद यहाँ से एक ऐसे ऐसे बना सकते हैं। बड़ा सरल सा डायग्राम होता है ये। यहाँ पर हम वो पॉइंट ले लेंगे। तो अगर देखा जाए ये जो प्रक्रम है ये पूरा, ये किस पे है? ये T उच्च तापमान पर है। ठीक, इसको क्या कहते हैं अपन? इसे हम कह लेते हैं T1। उच्च तापमान का नाम क्या रखा? T1। तो ये गैस अब इस तरफ को चलती है। ये पॉइंट ले लेते हैं A, ये ले लेते हैं B, ये ले लेते हैं C, ये ले लेते हैं D, और इस प्रक्रम को ऐसे चला देते हैं। यूँ चक्रीय प्रक्रम है, गैस वापस वहीं पहुंच जाएगी, नया ईंधन डाल दिया जाएगा फिर से। ठीक, तो प्रक्रम जो घूम रहा है वो वामावर्त है, यानी इस प्रक्रम के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। ठीक, डन हो गया, शाबाश। अब देखिए वापस आ रहा है, तो ये यहाँ पे जो तापमान है ये वाला समतापीय, कम तापमान वाला समतापीय, जिसमें गैस को दबाया जा रहा है, ऊपर जा रही है, पिस्टन वापस जा रही है, तो ये T निम्न पर है। T निम्न को अपन क्या करते हैं? T निम्न को अपन T2 लिख देते हैं। ठीक, ये चीज़ आ जाती है। अब हम इस प्रक्रम में कार्य निकालना चाहते हैं कि इस प्रक्रम में कितना कार्य है। तो चक्रीय प्रक्रम में जो कार्य होता है, प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य या गैस द्वारा किया गया कार्य, वो है क्षेत्रफल होता है। अब ये जो देखो क्षेत्रफल है हमारे पास, ये वाला क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ये वाला ये क्षेत्रफल अगर हम निकालें, सूत्रों से निकालें, ऐसे तो मिलेगा नहीं। देखो ऐसे कोई ये चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तो है नहीं, है ना? ये तो जो है ये हमें निकालना है। ठीक, चक्रीय प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य या ईंधन द्वारा किया गया कार्य या चक्रीय प्रक्रम का कार्य, जो भी लिखो। ठीक, तो चक्रीय प्रक्रम, प्रक्रम बोल देते हैं ना, प्रक्रम ABCD में किया गया कार्य ऐसे। ठीक, यानी W कितना, सबका जोड़ देते, सबका जोड़ेंगे। ठीक, कितना? WAB में, WBC में, WCD में और WDA में, ऐसे। ठीक, यहाँ पर WBC और WDA ये बराबर हैं, उल्टे हैं लेकिन। ठीक, क्या लिखेंगे? WBC बराबर माइनस WDA, इसमें लिख देंगे रुद्धोष्म प्रक्रम, क्योंकि हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में तापमान का अंतर इधर से कितना है? T1 से T2, इधर कितना है? T2 से T1, है ना? तो ये तो प्लस माइनस हो गए, खत्म हो जाएंगे। इस पर लिख देंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। तो ये चीज़ यहाँ शून्य हो जाएगी। तो अब लिख देंगे WAB प्लस WCD। अब WAB और WCD ये किसके कार्य हैं? ये हैं
समतापीय प्रक्रम के कार्य। इसका एक है, एक इसका एक है, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे आ गए। रुद्धोषम प्रक्रम वाले थे, लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, फार्मूला यहाँ लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं। यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, जाना हुआ है। हमारा उद्देश्य इसमें कार्य निकालना और इसकी दक्षता का एक सूत्र बनाना होता है। ठीक, फिर भी अगर आप इसे डिटेल में चाहते हैं कि भाई कैसे लिखते हैं हर चीज़ को, इसका PDF है, लेक्चर के साथ में मिल जाएगा आपको, है ना। ये आपके जो पूरे वार्षिक परीक्षाओं के PDF लगे होते हैं, वहाँ पर इसके नाम से मिलेगा आपको, कार्नोट इंजन, वहाँ पर 2-3 पेज का है, पढ़ के पूरा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बट दैट इज नॉट इशू कि यहाँ उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर हमें सिर्फ इसके दक्षता तक पहुँचना होता है। ठीक, वैसे भी किस प्रक्रम में कितना कार्य होता है इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है, बहुत पहले की चीज़ है। चलिए, अब यहाँ अगर मैं इसे देखूँ WAB, तो ये कैसा है, समतापीय प्रक्रम है। समतापीय प्रक्रम का कार्य क्या होता है, गैस के N मोल हैं, R है, T1 है, यहाँ लगता है एक log, और ये हो गया VB/VA। यहाँ पर B पॉइंट पर जो आयतन है उसको क्या लिखा, VB, और A पॉइंट पर जो आयतन है उसको क्या लिखा, ये गैस का जो आयतन है, यानी ये जो आयतन है इसमें भरा है ये क्या है, ये VA है, और जो इसमें भरा है ये VB है। यानी इसमें जो गैस का आयतन है ये क्या है, ये VA है, और इसमें जो भरी है अब कितना हो गया, ये VB हो गया। सिंपल, समझ में आ गया, लेट्स फिनिश। यहाँ लिखना नहीं है इसको, ये इससे जो है इसकी फिर खिचड़ी पक जाती है इसमें ना, इसको जो कहता हूँ रीइंस्टेट कर दो, इसको जो कहता हूँ वैसा का वैसा ही कर दो। ठीक, अब वापस चलें, C से D पे आए तो VD VC, तो nRT2 ln VD/VC। ठीक, ये हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको लगानी होती है कि भाई VA/VB VD/VC होगा, ये आपको समीकरण से प्राप्त करना होता है। इसका इस पहले प्रोसेस का समीकरण क्या है, P1 V1 P2 V2, ये कैसा है, समतापीय है। इसका समीकरण क्या है, PB VB की पावर गामा एडियाबेटिक वाला, उससे लगा के बनता है। पर दैट इज़ नॉट कि वो भी यहाँ इशू नहीं है, हमें यहाँ ये इस्तेमाल करना होता है VB/VA बराबर, है ना, यहाँ पर VC/VD। ये देखो VB/VA VC/VD, क्योंकि ये दोनों प्रक्रम ऐसे चल रहे हैं, तो दिस अनुपात जो होता है यहाँ पे आयतनों का बिल्कुल वैसा ही रहता है। कारण उसका ये होता है कि जैसा रुद्धोषम प्रक्रम BC है वैसा ही रुद्धोषम प्रक्रम AD भी है, तो आयतनों में दाबों में वही अनुपात बना रहता है। तो ये चीज़ हो गई। देखो, तो इस चीज़ को यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ VD/VC, VD/VC की जगह में क्या लिखूँगा, माइनस में, है ना, क्योंकि देखो पावर बदल जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, देखो VD/VC में क्या लिखूँगा, VA/VB लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा VA/VB। हो गया, ठीक, डन हो गया। अब ये जो VA/VB है इसको VB/VA बनाऊँगा तो इसको बदल दूंगा, देखो मैं यहाँ से ये बना दिया, और ये यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसे log की प्रॉपर्टी से ये माइनस हो जाएगी चीज़। ठीक, अब ये माइनस जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा NR, है ना, देखो ये पूरा कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 माइनस T2, और ये हो गया ln VB/VA। ठीक, सिंपल, ये कार्य हो गया। अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही, जो आपने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है इसको मेंशन करके रखें, इसे यहाँ मेंशन कर देते हैं। देखो यहाँ कर देता हूँ, देखो इसको मेंशन, ताकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये है VB/VA VC/VD, VB/VA और VC/VD। प्रक्रमों के समीकरण लिख के दोनों पक्षों को गुणा करके ये चीज़ बन जाती है, पर दैट इज कि वो यहाँ इशू नहीं है, सीधा याद रखिए VB/VA VC/VD। और अगर पूरी जानकारी इसकी चाहिए तो इसका नोट्स पढ़ लेना, कैसे समीकरण गुणा होती, पूरा 3 पेज का है, बड़ा सा, सब कुछ करके दे रखा है मैंने, फटाफट पढ़ के समझ में आ जाएगा डायरेक्ट, कोई इशू नहीं। हाँ, अब इसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे,
ये तो पूरे प्रक्रम में जो कार्य है वो आपने निकाल लिया, ये रहा देखो कार्य, ये पूरे प्रक्रम का कार्य है, ये रहा देखो, ठीक। और इसमें ये चीज़ लगाई गई है यहाँ पर बदलने के लिए, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई गई है, ये कॉमन ले लिए गए हैं, ये आ गया। अब आता है प्रक्रम की दक्षता। प्रक्रम की दक्षता यानी एफिशिएंसी क्या है, तो परसेंट एफिशिएंसी है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। दक्षता क्या होती है, दक्षता जो होती है इसको लिखते हैं ईटा, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक। कार्य यानी W, और अधिकतम तापमान पर जो हीट पैदा हुई है, यानी यहाँ उच्च तापमान पर जो हीट पैदा हुई है वो आपको लगानी होती है। तो वो कितनी है, अधिकतम तापमान पर जो हीट है, यहाँ जो हीट पैदा हुई वो कितनी है। तो हम जानते हैं कि एक समतापीय प्रक्रम है। समतापीय प्रक्रम में हीट वही पैदा होती है जितना कार्य होता है, क्योंकि समतापीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। ये बेसिक यहाँ से पकड़ सकते हो, डेल्टा क्यू ए बी, डेल्टा यू ए बी, डब्ल्यू ए बी। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा क्यू ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा यू ए बी है ये जीरो है, ए बी में तापमान वही है, अचर है, समतापीय है। समतापीय तापमान पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये जीरो हो गया। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ डेल्टा क्यू ए बी, तो ये बात मेरी बिल्कुल सही है, क्योंकि यही हीट पैदा हुई है और ये बराबर किसके है, डब्ल्यू ए बी के, यानी जो कार्य हुआ है उसी के बराबर है। तो इसे यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ क्या लिख दिया जाए, डब्ल्यू ए बी, सिंपल। और इसे भी हटा दिया जाए, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, झंझट नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें उलझती हैं। ऐसे अपने नोट्स में जब आप लेक्चर देख के नोट बनाते हैं, सेलेक्टिव चीज़ें, जो डेरिवेशन फैला है, बड़ा है, उसकी सेलेक्टिव चीज़ें लिख के चलिए, उसको समझना ज़रूरी है। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास, अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। देखो W ये रहा, एन आर टी वन माइनस टी टू एल एन वी बी बाई वी ए, ये हो गया। और डब्ल्यू ए बी वाला सिर्फ, तो ए बी वाला क्या है, ये रहा, ये ए बी वाला ये तो है, देखो ये रहा ए बी वाला, है ना। इसी को लिख दो, एन आर टी वन एल एन वी बी बाई वी ए, ये आ गया। देखो सिंपल, कोई टेंशन नहीं हुई। चलिए ये अब इसे काटते हैं, ये आ गया, देखिए ऐसे कट गया, जो कट गया वो हट गया, उसे हटा देता हूँ। लो देखो कटे हुए को हटा देता हूँ, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ये हो गया जी, लो जी, ये बन गया सिंपल। T1 बटे T1 माइनस T2 बटे T1, तो और ठीक करके लिख देते हैं, 1 माइनस T2 बटे T1, ये आ गया, ठीक। दोनों तरीकों से आप इसे लिख सकते हैं ऊर्जा के ऊष्मा के पदों में। अब यहाँ से जो अधिक तापमान पर हीट दी जाती है, पैदा होती है, उसको क्या लिखते हैं, मान लीजिए Q1, और जो कम तापमान पर निकाली जाती है, मान लीजिए उसे लिखते हैं Q2, ठीक। तो Q1 माइनस Q2 क्या है, Q1 माइनस Q2 क्या है, W है, यही तो है कार्य, ये Q1 है, ये Q2 है, यही तो हम लिख रहे हैं, क्योंकि रुद्रशम प्रक्रम वाली तो प्लस माइनस हो गई, खत्म हो गई वो तो ये Q1 ये Q2, तो इसका मतलब यहाँ ऊपर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अपन Q2, और नीचे क्या लिख सकते हैं, Q1 नहीं, ऊपर जो है Q1 माइनस Q2, ऊपर कार्य है ना, Q1 माइनस Q2, और नीचे Q1, ऐसे। तो ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये भी है, देखो ये भी दक्षता है। तो दक्षता के कुल मिला के तो हमारे पास 3 संबंध आते हैं। अपने आंकिक प्रश्न को देखकर तीनों आपको कर लेने होते हैं, वो तीनों संबंध जो है मैं लिख देता हूँ। तुम्हारा कार्ड नोट हो गया है बस, अब ये आपको टेंशन मत लो, इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं यहाँ तक वो लिख लो। अगर छोटा नोट बनाना है तो लिख लो, और बड़ा बनाना है तो नोट्स PDF डाउनलोड कर लो, ठीक, पूरा पढ़ के देख लो, ठीक है। दक्षता,
तो कैसे निकल सकती है? कार्य और हीट इनपुट यानी Q1, दूसरे में Q1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक। ऐसे निकल सकती है 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक। जहाँ पर T1 क्या है? उच्च ताप है, और T2 क्या है? निम्न ताप है ना, ऐसे। और ताप केल्विन में है ना, ये भी ध्यान रखना है। ये लो, ठीक। सिंपल ही हो गया थोड़ा, मतलब अगर पूरा इसको लेंगे, पूरा ये सब वो सब पूरा लिख के करेंगे इसको, तो बड़ा हो जाता है, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका बेसिक है पीछे भाई कौन सा प्रक्रम है, रुद्रोषम प्रक्रम है, ये कौन सा है, समतापीय है, ये है, तो वो सब चीज़ें हैं। और अगर लिख के आएंगे पेपर में तो भी छोटा ही लिखेंगे इसको। जैसे मैंने कहा भाई 3 पेज का PDF है, इसका सारे प्रोसेस मैंने बनाए हैं, बताए हैं, पूरा डिटेल में समझाया उसको, वहाँ पे पढ़ने के लिए समझ में आ जाता है। उसको छोटा करके लिखो फिर, और समझाने के पर्पज से ये क्लास भी है हमारी। और नोट्स छोटे में लिखना है तो जो मैंने लिख के दिया यहाँ पे उसको सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ लो, लाइन बाय लाइन उसे लिख लो, बस हो गया, खुश हो जाएगा चेक करने वाला, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था रुद्धोषम प्रक्रम। सवाल इस पे एफिशिएंसी पे, ठीक, वो मैं एक आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो ये सूत्र जो है हमारे, इन्हें पकड़ के रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बाकी NCERT है हमारे पास, क्वेश्चन करेंगे अपने हम। चलिए, अब मैं आपको एक उदाहरण करा देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, एक कार्नो इंजन की दक्षता 2/5 है यदि इसके निम्नतम तापमान को 50 केल्विन और कम कर दिया जाए। बिल्कुल सरल सा सवाल है, और इन टोटल कंसेप्ट को क्लियर कर देगा आपके। कर दिया जाए तो दक्षता 3/5 हो जाती है। इंजन के दोनों ताप क्या है? बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ के देखो एक बार, कुछ भी नहीं, बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसी से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं, बाकी चीज़ें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तापमान वाले से ही हो जाएगा। कर लो, ठीक है, लगा लो। कार्नो इंजन की दक्षता 2/5 है, तो 2/5 है दक्षता, हल कर देते हैं। ओके, तो 2/5 से शुरुआत कर लें। 2/5 शुरुआत करते हैं। 2/5 है दक्षता, 1 माइनस T2/T1, ये पहला समीकरण है, 2/5 वाला समीकरण है ये, ठीक है। दूसरा समीकरण बनाओ। अच्छा, अब ये कह रहा है सब 50 केल्विन अगर और घटा दें, ठीक, तो 3/5 हो जाता है। तो इसको 50 और घटा दें
तो दक्षता कितनी हो जाती है 3/5, 1 माइनस T2 माइनस 50 T1 ये हो जाती है। देखो ऐसा, ये ऐसी स्थिति है। ये समीकरण नंबर 2 है। ऐसे सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल आया हुआ सवाल है, बहुत पहले आया परीक्षाओं में, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ समीकरणों को बनाने वाला। अब क्या करें, यहाँ से देखो T2/T1 इसका मान निकाल लें और इस समीकरण को ऐसे बना लें कि इसमें T2/T1 हमें दिखाई दे। अब देखो 3/5 1 माइनस T1 ऐसे हो गया और प्लस 50/T1 ये खोल लिया। इस T1 को दोनों के बटे में लिखा, इसे खोल लिया। तो T1 की जो वैल्यू है देखो यहाँ से, ये 1 माइनस T2/T1 की पूरी वैल्यू है, देखो ये रही 1 माइनस T2/T1 की वैल्यू कितनी है 2/5। तो यहाँ इस जगह पे पूरा 2/5 लिखा जा सकता है, देखो है ना। तो लिख देते हैं 3/5 2/5, यहाँ पे आ गया इस जगह पे। आगे क्या बचा, आगे क्या बचा प्लस 50/T1 ये आ गया। देखो सिंपल जा रहा है, बिल्कुल सीधे से रास्ते चल रहा है मामला। 3/5 2/5 तो कितना बचेगा इधर 1/5 है ना, और ये 5/T1 तो T1 कितना आ गया, ये आ गया 250 केल्विन। एक उत्तर हो गया तुम्हारा। अब T1 तो आ गया, T2 इसी में से निकाल लो। देखो ये देखो, ये पहली समीकरण है T2/T1 कितना, T2/T1 कितना 1 माइनस 2/5 यानी 3/5 है। इस T1 को यहाँ से हटा लो, हाँ यहाँ लगा लो, ये लो, ठीक हो गया। अब ऊपर से 250 है, उसे यहाँ लगा लो, यहाँ से उठा के ये लो, ठीक काट लो। तो कितना आ गया T2 150 केल्विन, ये आ गया तुम्हारा T2। लो ये उत्तर हो गया तुम्हारा। सिंपल हो गया, वो सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज फिनिश। अब एनसीईआरटी में सवाल हैं कई टाइप के, हमारे सब तरह के न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, वो कर लेंगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलिए, अगली क्लास में क्या शुरू करने वाले हैं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सवाल अगली क्लास में शुरू करने वाले हैं। 11-12 सवाल हैं इस चैप्टर में, उदाहरण कोई भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक। थोड़ा गणित का प्रयोग है, ग्राफ व्राफ बनते हैं बस, और कुछ नहीं है।